है उत्पादन भी होता है ना? और उपभोग भी होता है। खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन करें, है ना? खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है ना? जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है। समझे बात को? मतलब ये नेचुरली, है ना? एक टाइप का कह सकते हैं, है ना? रूप है। हमारे जीवन में खनिज का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज का आधारभूत जरूरत होती है। मतलब हमारे जीवन में जो खनिज का जो विशेष आर्थिक महत्व है, वो जहाँ तक औद्योगिक उत्पादन में होता है। इसके अभाव में ना तो किसी उद्योग एवं ना किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जाती है ना? बिना खनिज का, है ना, किसी राष्ट्र का विकास थोड़ा-सा नामुमकिन है और किसी भी उद्योग का भी विकास नहीं हो पाता बिना खनिज के, है ना? अधात्विक खनिज किसे कहते हैं ना? उदाहरण देकर समझ जाए। अधात्विक खनिज को इंग्लिश में बोलेंगे, है ना, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। देखिए, वैसे खनिज जिसमें धातु अंश का अभाव होता है, वैसे खनिज जिसमें धातु अंश का क्या होता है? अभाव होता है ना? प्रकृति के होते हैं और भयंकर क्या चीज के होते हैं? प्रकृति के होते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। समझे बात को? इन पर चोट मारने पर ये टूट जाते हैं, है ना? डेलामाइट, हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर इत्यादि ये उदाहरण है। इनमें लाइमस्टोन का सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है ना? कैसी का? लाइमस्टोन का सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है। समझे बात को? कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखिए, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान बताइए। तो पहला पहचान है, इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है और दूसरा, इसे पीट कर तार बनाया जा सकता है ना? यही है धात्विक खनिज का पहचान। खनिजों की विशेषता का उल्लेख कीजिए। खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है ना? इनके बगैर उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकता। पिछले भी पढ़े हम लोग, है ना? चट्टानों के निर्माण में इनकी भूमिका होती है। 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। इनमें 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। समझे? अभी तक हम लोग 2000 खनिज का पहचान कर चुके हैं, लेकिन उसमें से जो 30 खनिज है ना, उसको आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। समझे बात को? कोई दिक्कत? धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं, है ना? धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैंगनीज के उपयोग पर प्रकाश डालें, है ना? वैसा वाला प्रकाश नहीं डालना, टॉर्च जला दिए प्रकाश डाल रहे हैं, है ना? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि, है ना, मैंगनीज के उपयोग को प्रकाश डाले तो टॉर्च बना दिया था, आगे मैंगनीज लिख दिया था, लिए प्रकाश डाल गया। ऐसे मास्टर बहुत मारता है और नंबर भी नहीं देता है। मैंगनीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। समझे बात को? मैंगनीज क्या है? एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। इसका निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है ना? इसका निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में, बहुत सारे जो मिक्स धातु होते हैं उसका निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन को तैयार करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मैंगनीज का। समझे बात को? मेनाजाइट, है ना? मोनाजाइट भारत में कहाँ-कहाँ उपलब्ध है? देखिए, मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना, राज्य के तटीय भागों में इस खनिज का, है ना, उत्खनन हो रहा है। क्या चीज हो रहा है? उत्खनन हो रहा है। सॉरी सॉरी, है ना? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, उड़ीसा, है ना, ये उस समय पाया जाता है और केरल राज्य में प्रचुर मात्रा है किसका? मोनाजाइट का। समझे बात को? जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है ना? नदी द्वारा जो लाया गया मिट्टी रहता है उसी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं ना? इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। समझे बात? यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, है ना, एवं दलहन के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ की भी काफ़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। कोई दिक्कत? यही क्या है? जलोढ़ मिट्टी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। भू संरक्षण किसको कहते हैं? मृदा का अपने स्थान से, है ना, भू क्षरण किसको कहते हैं? मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्षरण कहलाता है।
जब इसको क्षरण बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, है ना। इरोजन कहलाता है ये क्षरण इंग्लिश में, समझे बात को। यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों तथा यथा गतिशील जल 147, है ना, हिमानी तथा सामुद्रिक लहरों द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होती है। समझे, ये भूक्षरण जो है अलग अलग, है ना, कारकों द्वारा होता है ना, जल, हवा, समझे बात को। जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्य का नाम बताइए, समझे बात को। जलोढ़ मिट्टी वाले, है ना, विस्तार राज्य का नाम बताइए, मतलब ऐसा राज्य का नाम बताइए जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हुआ है। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ना, धान, गेहूं, गन्ना एवं दलहन काफी उपयोगी है इसके लिए। और कौन सा, देखिए जलोढ़ मृदा, है ना, के विस्तार वाले राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम है। समझे बात को। इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? पहला, स्थानीय जलवायु, है ना, पर्वतीय चट्टान एवं खनिज कण, वनस्पति जीव, भू आकृति एवं ऊंचाई तथा मृदा निर्माण में लगा समय, ये सारे घटक है किसका, मृदा निर्माण के। धन्यवाद। खादर एवं बांगर मिट्टी में अंतर बताइए, है ना। नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर कहते हैं, मतलब जो नया मिट्टी रहता है उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहती है उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, है ना। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, समझे बात को। बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है, समझे बात को। उत्तरी बिहार, गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है, यानी बांगर मिट्टी का, समझे बात को। कोई दिक्कत, खादर मिट्टी कहाँ मिलेगा, उत्तरी बिहार और गंगा का मैदान, और बांगर मिट्टी कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र और पंजाब। मृदा संरक्षण से, मृदा संरक्षण के कोई प्रभावी उपाय बताइए। फसल चक्र पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बराबर रखा जा सकता है ना। रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक एवं कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण किया जाता है, मतलब केमिकल वाला फर्टिलाइजर नहीं यूज कीजिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, फसल चक्रण, है ना, मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि, है ना, लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्वों में कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, समझे बात को। इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है ना, इसीलिए फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है, यानी फसल चक्रण जो है मृदा संरक्षण में सहायक है। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, देखिए समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि जो है, जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई, है ना, कृषि कार्य किया जाता है तो उससे आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से खेती के पोषणीय तत्व जलों के साथ नहीं बहते, है ना। सॉरी, मृदा की उर्वरता बनी रहती है, इससे क्या बनी रहती है, मृदा की उर्वरता, यानी फर्टिलिटी बना हुआ रहता है सॉइल का। चिपकू आंदोलन का वर्णन करें, किसका, चिपकू आंदोलन का वर्णन करें। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा सन 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधे को कटने से बचाने के लिए, है ना, अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। इसे क्या बोलते हैं, चिपकू आंदोलन। 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिलों में। वन का पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन प्रकृति का अनुपम उपहार है ना, जिसके आंचल में मानव आदिकाल से पोषित होता रहा है। वन जलवायु का, है ना, सच्चा मानक है ना। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है तथा दूसरी तरफ अच्छा, है ना, वर्षा भी कराती है। अच्छा क्या कराती है ना, वर्षा भी कराती है। यह वन्य प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है तथा वन्य प्राणियों के साथ ही मानव को भी, है ना, अनेक आवश्यक जीवनदायिनी वस्तुएं देती है। जीवमंडल में जीवों
और जलवायु को संतुलित स्थिति प्रदान कर, है ना, संतुलित परिस्थितिका तंत्र का निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है। समझे बात को? वन का इतना सारा विशेषता है। पेट्रोलियम में किन-किन वस्तुओं का निर्माण होता है? देखिए, पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है, जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोग, है ना, यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में होता है। इसके वह औद्योगिक मशीनों में, है ना, सेहत के रूप में होता है। पेट्रोलियम का उपयोग, है ना, वस्त्र, उर्वरक, है ना, रसायन उद्योग, कीटनाशक दवा एवं कृत्रिम रबड़ बनाने में किया जाता है। ये सारा उपयोग है किसी का? पेट्रोलियम का। जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? है ना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भाग में बांटते हैं, वो जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। सर्दी हो गया है, ठंडा का मौसम है ना, इसलिए देखिए, जैव संसाधन जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछलियां, पेड़ पौधे और स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। समझे बात को? जितना भी जीव मंडल में विद्यमान जीव है, पेड़ हो गया, मछली हो गया, है ना, पौधा हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब किस में आता है? जैव संसाधन में आता है। इसके अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये सजीव होते हैं, इनमें वृद्धि की प्रक्रिया चलते रहती है। समझे बात को? है ना, मतलब एक मनुष्य पहले, है ना, बच्चा के रूप में जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है ना, वैसे पेड़ भी एक छोटा सा पौधा के रूप में जन्म लेता है, फिर बड़ा सा पेड़ बन जाता है। ऐसे मछली, पक्षी, सारे जानवरों में चलते रहता है। अजैव संसाधन देखिए जो कहते हैं, वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टान, नदियां, पर्वत इत्यादि अजैविक संसाधन कहलाते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती है, इनके उपयोग में इनका भंडार समाप्त होता है। समझे बात को? जैसे इसका उपयोग कीजिएगा, इसका भंडार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? देखिए, स्पष्ट कीजिए। आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। समझे बात को? टुडे इज क्या? साइंटिफिक वर्ल्ड, है ना। तो आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक का क्या है? बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीकी के बल पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने पर, है ना, भी कोई भी देश विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा हो सकता है। मतलब अब इतना ज्यादा तकनीक आ गया है कि आप आर्टिफिशियली भी पेड़ पौधा ये सब तैयार कर सकते हैं, है ना। चाइना तो अपना सूरज भी बना दिया है। उदाहरण के लिए जापान को लिया जा सकता है ना। प्राकृतिक संसाधन की कमी के बावजूद इस देश ने अपनी तकनीक एवं विवेक के आधार पर स्वयं को विकसित देशों में श्रेणी में ला खड़ा किया। समझे बात? इससे संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। कोई दिक्कत बोली? मतलब बिना कोई, है ना, संसाधन का भी कोई देश विकसित कर सकता है। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताइए। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संसाधन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जिससे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का भंडार बचाया जा सकता है। ठीक है। आवश्यक उपयोग काम करना चाहिए, है ना। अनावश्यक उपयोग कम करना चाहिए। मतलब अब बिना की जरूरत है ना, लाइट का जरूरत नहीं है, रूम में तो बंद कर दीजिए। समझे बात को? कोई नहीं है रूम में, है ना, बेड हवा खा रहा है, पंखा चालू, एसी ऑन, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन की, है ना, का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब मान समझ सकते हैं कि आपके पास BMW है ना, फरारी है, रोल्स रॉयस है, रेंज रोवर है ना, लेकिन उसका उपयोग आप, है ना, कम कीजिए। समझे बात को? उससे भी जो है ऊर्जा संसाधन में संरक्षण होगा। खान से कोयला और पेट्रोलियम निकालने के लिए तकनीक को विकसित करना चाहिए, जिससे कि खनन के समय बड़ी मात्रा में ईंधन नष्ट ना हो पाए। ठीक है, ऐसा कुछ तकनीक लाना चाहिए। जैसे आप खनन कर रहे हैं तो उसमें से अगर पेट्रोलियम कोयला निकालते हैं तो बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। कुछ ऐसा तकनीक लाइए जिससे वो बर्बाद, नष्ट ना हो, यानी वेस्ट ना हो। जहां तक संभव हो बिजली बचाने का प्रयास करें। ऊर्जा की बचत संरक्षण है। समझे? उसकी ऊर्जा की बचत ही क्या है? संरक्षण है। भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए और वर्णन करें। देखिए, भारत में धरातलीय स्वरूप में अंतर, मिट्टी और जलवायु की विविधता के कारण विविध प्रकार के वन, है ना, उगते हैं। भारतीय वनों के निम्न प्रकार हैं। देखिए, हर जगह अलग अलग प्रकार का मिट्टी है, अलग अलग प्रकार का जलवायु है। समझे बात को? अलग अलग प्रकार का जो है ना, भूमि का जो वितरण है ना, उष्ण कटिबंधीय, है ना, चिर हरित वन या सदाबहार वन, है ना, एक पहला ये हो गया। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन दूसरा हो गया। शीतोष्ण पर्वतीय या कोनधारी वन,
है ना, डेल्टाई वन या ज्वारीय वन और मरुस्थलीय वन या कटीले वन। समझ बात को, कोई दिक्कत? चीर हरित वन या सदाबहार वन, चीर हरित वन सघन होते हैं। क्या होते हैं? सघन होते हैं। इनकी लकड़ियां कड़ी होती है, अधिक तापमान, अधिक वर्षा और दलदली भागों में उगने के कारण इनके काटने और कामों में लाना ना कठिन होता है। एबोनी है ना, महोगनी इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष है। कोई दिक्कत? वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। मतलब वन्य जीव कैसे समाप्त हो रहे हैं, उसके 4 प्रमुख कारण बताइए। तो वन प्रदेश के कटने के कारण वन्य जीवों का आवास कम होता जा रहा है ना। वन्य जीवों का लगातार शिकार किया जा रहा है। कृषि में अनेक रसायन के प्रयोग ने भी कई वन्य प्राणियों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न कर दिया है ना। और उसके बाद प्रदूषण के कारण भी वन एवं प्राणियों का ह्रास हुआ है। समझे? 25 नंबर क्वेश्चन है, लॉ एस के नाम लिखे। पहला हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, एडराइट। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल